तो ये पेपर डिस्कस करते हैं हम लोग, जो पेपर इस संडे को हुआ था। तो इससे हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे कैसे पेपर हुआ, क्वेश्चन कैसे आए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है जो आपका। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूनिट ऑफ केपी। आपको केपी की यूनिट निकालनी है। तो आपको पता है केपी है, केपी मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर के लिए केपी यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, केपी जो जनरली होता है गैस के लिए एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस प्रेशर ऑफ NH3 इसकी पावर 2, जितना भी ये कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट पावर में चली जाएगी, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या होगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट है वो कितना लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये 3 पावर में चली जाएगी। अब यहाँ पे जो यूनिट है वो किस में लिखी है, एटीएम में। तो हम इसे क्या करेंगे, एटीएम में लिखेंगे। तो ये प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है, तो प्रेशर की जगह पे हम लिखेंगे एटीएम। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो ये पावर 2 हो गई, डिवाइडेड बाई यहाँ पे एटीएम है, इसकी पावर 1 मानी जाती है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, और यहाँ पे जो एटीएम है इसकी पावर हो जाएगी 3। अब आपको पता है अगर बेस सेम होगा तो जो पावर है नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो जाएगा ये एटीएम इसकी पावर 2 माइनस 1 माइनस 3। जो ये 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, ये 3 है यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 3, तो इसका आंसर हो जाएगा एटीएम। एटीएम इसकी पावर होगी -2, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। तो 59 का बी राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है इसके 2 मोल होंगे, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम लोग। नाइट्रोजन प्लस ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगा क्लोज वेसल में, तो प्लस हाइड्रोजन गिव्स, ये क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी तो ये बन जाएगा आपका अमोनिया। तो इसकी रिएक्शन ये हो गई। इसका वॉल्यूम 1 दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 2 मोल्स। तो नाइट्रोजन के 2 मोल्स हो गए, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो गए, 6 मोल हो गए। तो ये 0 मोल्स होंगे एट स्टार्ट, जब हमने शुरू किया था तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा नहीं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या कहता है, 50% ऑफ नाइट्रोजन, यानी सारे के सारे क्या होते हैं, 50% कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 का 50% कितना होगा, 1। 2 का 50% मतलब हाफ कर देंगे हम लोग इसका, 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका 1 है जो आपका 50 इंटू 200 हो जाएगा, तो ये 1, तो इसका 1 यहाँ से चेंज हो गया। ऐसी जो 6 है इसका 60% कितना होगा, 6 का 50% हो जाएगा 3, यानी उसका हाफ। इसका हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 6, ये 1010 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 3 हो गया। तो 6 में से 3 यहाँ से कम हो जाएगा, और अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया बन जाएगा 2। ठीक है, अमोनिया कितना बनेगा, यहाँ से 2 बनेगा, 2, ये लिखा है यहाँ पे 2। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से ये 1 1 जा रहे हैं, तो इसका 1 निकला, इसका 3 निकला, तो इसका बन जाएगा 2 फाइनली। अब कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, आपको ही पता है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे केसी का। तो केसी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे NH3 है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, NH3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NH3 की कंसंट्रेशन, और इसके पावर 2 हो जाएगा। तो जो भी इसके कोफिशिएंट में होता है वो पावर में चले जाता है।
डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे? रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है, इसकी पावर कितनी मानी जाएगी? 3। और नाइट्रोजन है, इसकी पावर कितनी मानी जाएगी? 2, सॉरी 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। अमोनिया कितना बना? 2 बना, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन कितना बच गया? 1। और सॉरी हाइड्रोजन बच गया 3 और नाइट्रोजन बच गया 1। तो हम क्या करेंगे? 1 का पावर 1 और 3 की पावर 3। हाइड्रोजन 3 है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन 3 है तो उसकी पावर 3 और नाइट्रोजन की पावर 1। क्योंकि हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है और नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है। तो जितना कोफिशिएंट होता है वो पावर में चले जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 वाला। 4/27 इज राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 61 जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केसी और द रिएक्शन। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए कितना? 49। आपको क्या दिया हुआ है? पहले 49 दिया हुआ है किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन कौन सी यहाँ पे? H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है आपको? के सी की वैल्यू दे रखी है हमें 49। अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर हम इसे क्या कर दें? रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करने से क्या होगा? रिवर्स करेंगे जैसे हम लोग इसको, तो ये बन जाएगा 2HI। 2HI गिव्स H2 प्लस I2। H2 प्लस I2। तो इसमें क्या होगा? ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी। हमें पता है रूल क्या होता है? 1/KC होता है। जैसे रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/49। अब जो हमें इसको वैल्यू को लाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 2 या मल्टीप्लाई बाई हाफ। तो अगर हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाई हाफ। मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? हाफ से, या डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। तो अब क्या होगा? जैसे ही हाफ से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा HI। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हाफ H2, हाफ H2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ I2। तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी केसी की, ये वैल्यू आ चुकी है जिसकी हमें निकालना है। तो हम इसके साथ भी क्या करेंगे? इसकी पावर हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो ये वैल्यू आई आपकी के, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/49, इसकी पावर हाफ। पावर हाफ का मतलब अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1/49। तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, 49 का होता है 7 7 जा 49। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 7 को, तो इसका आंसर आता है 0.143। तो इस आंसर इज सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है सी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 62 में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको क्या पूछा है? देखो 62 में आपको दिया हुआ है अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल थ्राइस PO4 कंटेन 3.18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम देखो, अब आप देखो, अगर हम ब्रॉडली देखते हैं इसको, तो अगर इसके 1 मोल लेते हैं हम, किसके 1 मोल? NH4 का होल थ्राइस PO4 है। ठीक है, अगर हम इसके 1 मोल लेंगे तो इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल यूज होते हैं? हाइड्रोजन देखो कितना होगा, 4 3 जा 12। तो हाइड्रोजन के कितने मोल हो गए? 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गए। तो हाइड्रोजन के 12 मोल हो गए। लेकिन वो कह रहा है कि हाइड्रोजन कितने मोल है हमारे पास? केवल 3.18 मोल है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम उलट कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? अगर 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो इसमें इसके कितने मोल होंगे? 1 मोल।
1 मोल हो जाएंगे किसके, अमोनियम फॉस्फेट के, अमोनियम फॉस्फेट के, ठीक है, इसके 1 हो गए। तो इसके 1 मोल के लिए कितना होगा, इसके 1 मोल के लिए हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हमें इसमें दिया हुआ है 3.18 दिया हुआ है। 3.18 के लिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/12 इंटू 3.18 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है लगभग, इसका आंसर आएगा 3.18 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू आता है 0.265 मोल ऑफ दिस वन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इतने में बताओ कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। अब देखो ऑक्सीजन एटम हमें यहाँ पे दिखने से लग रहा है 4। तो अगर मैंने कहा कि इसमें 1 मोल लिखा है हमने, तो अगर मैंने 1 मोल क्या ले लिया, अमोनियम फॉस्फेट ले लिया, 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट ले लिया, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं हमें, कितने मोल दिख रहे हैं, 4 मोल दिख रहे हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब 4 मोल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 मोल। लेकिन हमारे पास तो ये 1 मोल है ही नहीं, हमारे पास ये कितना लिखा है देखो, ये कितने मोल है, 0.265 मोल है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0.65 मोल, ठीक है, ऑफ दिस वन, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू 0.265, ठीक है, 0.265। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम अगर, तो हो जाएगा 4 इंटू 0.265, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.06 मोल, 1.06 ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम के कितने मोल हो गए, 1.06, यानी सी इज राइट आंसर, सी वाला। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के कितने मोल हैं इस इन दिस सैंपल में। तो हमें पता है कि उस सैंपल में जो अमोनियम फॉस्फेट है उसके कितने मोल हैं, 0.265। तो देखो 1 मोल दिखने से लग रहा है हमें 4 मोल है, तो 0.265 में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 1.06 मोल। तो 62 का सी आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग 63 पे। 63 में है विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल, मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसमें होगा। तो देखो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको पूरा मॉलिक्यूल निकालने की इसमें जरूरत नहीं है, जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतने मॉलिक्यूल भी ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको सीधा क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। पहले वाले केस में देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 7 ग्राम है, तो वेट अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 14 टू जा 28 प्लस 16 यानी 34। दूसरे वाले केस में देखो इसमें हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 20 अपॉन हाइड्रोजन होता है 2, ठीक है। तीसरे वाले केस में देखते हैं, सी वाले केस में, सी वाले में हो जाएगा 16 अपॉन नाइट्रोजन होता है 14 और 32 प्लस 14 कितना होता है 46। और डी वाले केस में क्या होगा, 16 अपॉन ये हो जाएगा 32 प्लस 32 64। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा आंसर किसका आ रहा है, 10 मोल का आ रहा है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको देखना है किसके मोल्स ज्यादा है। तो इसके 10 मोल है, बाकी के 1 से कम है, देखो ये लेस देन 1 लेस देन 1 लेस देन 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो 63 का बी आंसर। 64, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है, पता होगा आपको कि मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन
एवोगैड्रो नंबर। आपको कह रहे हैं मास बताना है, यानी आपको डब्ल्यू निकालना है, और वन मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है, वन। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो। वाटर का मोलर मास हमें पता है, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 होता है इंटू 18 अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। अब इसे अप्रोक्सीमेट में उन्होंने 6 मान लिया है, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और जब ये पावर यहाँ से ऊपर जाएगी तो प्लस से माइनस में हो जाएगी चेंज, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। तो 64 का आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल। अब मेटल का इक्विवेलेंट वेट है 12, और बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ इट्स ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड है तो यहाँ पे मेटल होगा, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन होगा। तो मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 12 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन में 2 चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट होता है मास अपॉन या मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसलिए इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड है जो आपका, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 20, तो इसलिए सी इज राइट आंसर। तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, 20 इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, इसमें कह रहा है चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना चेंज होगा, कब, व्हेन 100 ml ऑफ फॉस्फीन डिकम्पोज्ड टू सॉलिड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। अब देखो इसे कैसे करते हैं, यहाँ पे PS3 है, PS3 आपका गैस है, फॉस्फीन गैस होती है, ये पॉइजनस गैस है। किसमें टूटेगी, फॉस्फोरस में और हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन कितना होगा, 3/2H2। अब देखो ये सॉलिड है तो हम यहाँ पे सॉलिड को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम वाला है, तो वॉल्यूम में केवल गैस को ही काउंट किया जाता है, ठीक है। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के केस में हम किसको काउंट करेंगे, केवल गैस को, यहाँ पे हम सॉलिड को नहीं देखते। तो अब यहाँ पे इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो है 3/2। तो अगर ये 100 ml है तो इससे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 100, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 1 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 50 3 जा 150 ml। तो पहले 100 ml था, बाद में 150 हो गया। तो इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ, ये हुआ इंक्रीज बाय 50 ml। क्यों, कैसे पता चला हमें 50 का, पहले 100 था और बाद में 150 हो गया, तो 150 माइनस 100, ठीक है। 150 माइनस 100 मीन्स आंसर इज 50 ml इज राइट आंसर। तो ये ए हो जाएगा, इंक्रीज इन 50 ml। इसमें सॉलिड फॉस्फोरस लिखा है, हम उसे काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, इंपेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है आपके पास। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे कार्बन लिखा है आपके पास, तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। पहले एटॉमिक मास लिखा जाता है। एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14। उसके बाद परसेंटेज आता है, परसेंटेज कितना लिखा है इसका 40, इसका 13.33 और इसका 46.67। अब क्या करेंगे, मोलर मोल्स निकालते हैं, तो हम मोल्स के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय, परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे किससे, उसके एटॉमिक मास से, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। जितना उसका मास है उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो क्या आ जाएगा, ये मोल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 13.33 डिवाइडेड बाई 1,
और ये हो जाएगा आपका 46.67 डिवाइडेड बाई 14। अब इसका सिंपल रेशियो आ गया, पहले सिंपल रेशियो, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहला है 40 डिवाइडेड बाई 12, आंसर हो गया 3.33। इसका आंसर है 13.33 और लास्ट वन का आंसर है 46.67 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका भी आंसर क्या हो गया 33.33। अब इनमें से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें से? इसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू है 3.33। इससे सबको डिवाइड कर देंगे। अब आता है सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर में आएगा तो ये हो जाएगा आपका 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33। सेकेंड में 13.33 डिवाइडेड बाई 3.33। लास्ट वाले में भी है यही आएगा 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33। तो अब देखो जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको हमने जब डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आ जाएगा 3 4 जा तो लगभग ये 4 के आसपास आएगा और ये 1। तो इसका मतलब C का 1 हो गया, तो C1 और H के 4 हो गए और नाइट्रोजन का 1 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन इज राइट आंसर। तो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा CH4N1, ठीक है। CH4N1 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये हैबर प्रोसेस आ गई। हैबर प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें अमोनिया गैस फॉर्म होती है, उसे कहते हैं हैबर प्रोसेस। यहाँ पे अमोनिया गैस फॉर्म होगी। अमोनिया गैस फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये हाइड्रोजन लिखा है और ये नाइट्रोजन लिखा हुआ है। तो क्या होगा हैबर प्रोसेस में, नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन गिव्स 2NH3। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये होता है कि दोनों के इसमें 30-30 ml है। तो पहले आपको रेशियो में जाना है, इसका रेशियो कितना होता है 1:3:2, क्योंकि वॉल्यूम वाला केस है इसमें रेशियो फॉलो होता है। तो अब गिवन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे इसकी भी 30 लीटर है, इसकी भी 30 लीटर है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड से 50% which yields only 50% of the expected product, ठीक है। what will be the composition of the gaseous mixture under, उसको कह रहा है अब बताओ इसका कंपोजिशन क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, लिमिटिंग लेना है। लिमिटिंग मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये देखो इसका 1:30 का और ये 3 का है 30, तो इसमें लिमिटिंग कौन सा हो जाएगा? इसमें लिमिटिंग हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिमिटिंग क्यों होगा? क्योंकि इसके 3 रेशियो में 30 आ रहा है और इसके 1 रेशियो में 30 है, ठीक है। अगर इसका 1 रेशियो हो तो 10 आएगा, तो इसका 1 रेशियो में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 रेशियो में 10 होगा और 2 रेशियो में 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 रेशियो 10 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कितना होना चाहिए 10 जाना चाहिए और इसमें कितना जाना चाहिए 30, क्योंकि लिमिटिंग है। इसमें कितना बनना चाहिए 20। लेकिन होता क्या है कि वो कहता है केवल हमें एक्सपेक्टेड से 50% ही मिलता है। 50% मतलब 20 का 50%, हमें 20 मिलना चाहिए था, लेकिन 20 का केवल 50% ही हमें मिलेगा। तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका हाफ कितना हो जाएगा 10, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 10 मिलेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे 10 मिल गया। तो 2x एज्यूम कर लो, इससे 3x एज्यूम कर लो, इससे x एज्यूम कर लो, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 2x इक्वल टू 10 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 10/2 यानी 5, ठीक है। 10/2/5। अब होगा क्या, ये स्टार्ट में कितना रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितना था यहाँ पे 30 लीटर पहले था, उसका 3x यहाँ से रिमूव हो गया। पहले वाले इसके केस में क्या होगा, इसके केस में ये होगा कि हमारे पास 30 था
और उसमें से केवल x ही यहाँ से रिमूव हुआ है, और यहाँ पे क्या बच गया 2x बनना चाहिए था, लेकिन 2x कितना बना 10 बन गया। ठीक है, 2x कितना बन गया 10। तो अब यहाँ से कितना निकला 30 माइनस 3 × 5, 3 × 5, क्योंकि x इक्वल टू 5 है। और 3x क्यों है, क्योंकि ये 3 लिखा है यहाँ पे हमने, 3 है, इसकी स्पीड 3 टाइम्स है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 30 माइनस 15, तो ये बच गया हाइड्रोजन 15 लीटर। और नाइट्रोजन कितना हो गया 30 माइनस 5, तो 30 माइनस 5, तो 30 माइनस 5 का मतलब 25 लीटर। तो 25 लीटर आपके पास क्या बच गया नाइट्रोजन, 15 लीटर आपके पास बच गया हाइड्रोजन, और अमोनिया आपके पास कितना बन गया 10 लीटर। तो ये अब कौन सा कंपोजिशन है जिसमें ये आंसर है। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास है नाइट्रोजन है 25 लीटर, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहले वाले में नहीं है, सेकंड वाले में नाइट्रोजन 25 है, अमोनिया 10 है, और 15 हाइड्रोजन है, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, अमोनिया कितना बन गया 10 लीटर अमोनिया बन गया, 25 लीटर क्या हो गया नाइट्रोजन बच गया, और हाइड्रोजन कितना यूज हुआ 15 लीटर। इस तरीके से आपको ये बताना है कि लास्ट वाली कंडीशन क्या रही हमारे पास, क्योंकि ये 50% ही चेंज हुआ है, पूरा चेंज नहीं हुआ है 50%, इसीलिए इसका आंसर बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको क्या कहता है मोलैरिटी कहता है, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज में देखो लिखा हुआ है W/V, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 98 ग्राम हमारे पास क्या है H2SO4 है, वो डिजोल्व है किसमें, V का मतलब वॉल्यूम, परसेंट का मतलब 100, तो 100 ml क्या है आपके पास 100 ml है सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml आपके पास सॉल्यूशन है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, जो मोलर मास होता है H2SO4 का वो होता है 98, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98। अब इसको वॉल्यूम फॉर्मूले में पुट कर दो। मॉलिक्यूलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी का फॉर्मूला होता है वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम। अब आपको ये दिया हुआ है 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मोलर मास भी 98 है, वॉल और मास भी 98 है, डिवाइडेड बाई 100। अब 98 से 98 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 10m। तो 10m मीन्स सी। यहाँ पे इस डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें आंसर वॉल्यूम में ही चाहिए, और क्वेश्चन में वॉल्यूम में ही गिवन है, तो डेंसिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, और इस डिजॉल्विंग, तो आपको पहले वेट दे रखा है सॉल्यूट का वेट, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया आपको 25.3 ग्राम, Na2CO3 है, और ये वॉल्यूम दे दिया आपको, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है 250 ml का, 250 ml। ठीक है, और कह रहा है वो कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो आपको बताना मोलर कंसंट्रेशन, यानी आपको निकालना है मोलैरिटी निकालना है आपको। अभी हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला किया था, और आपको मोलर मास भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका 106 दिया हुआ है, 106। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलरिटी का फॉर्मूला होता है वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। वेट कितना दिया है 25.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास है 106 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 250।
250 को डिवाइड कर देंगे तो ये 4 से चला जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.955। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको मोलर कंसंट्रेशन बताना है सोडियम का और कार्बोनेट का। आपको ये सोडियम कार्बोनेट का नहीं पूछा है, आपको बोला है अलग अलग दोनों का बताओ। तो अब हमने क्या करना है कि जैसी Na2CO3 है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है कंप्लीटली तो आपको इसके 2 मोल मिलते हैं सोडियम के, और कार्बोनेट के कितने मोल मिलते हैं, 1 मोल। तो जब आपके इतने मोल्स यहाँ पे हैं, आपके मोल्स कितने यहाँ पे 0.955 मोल आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो आपको जो ये कार्बोनेट मिलेगा ये भी कितना मिलेगा 0.955 मोल, क्योंकि दोनों सेम है 1 मोल। लेकिन ये क्या है, सोडियम आपके पास डबल मिल रहा है, तो सोडियम इसका डबल हो जाएगा। तो सोडियम मिलेगा आपको 2 इंटू 0.955, तो इसका डबल करके आंसर आएगा लगभग 1.910। तो अब इसका आंसर कौन सा होगा, देखो इसका आंसर होगा सोडियम का पहले लिखा है, कार्बोनेट बाद में लिखा है, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। पहले सोडियम का मोलिकुलरिटी और फिर कार्बोनेट की। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस स्टेट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 30% लिखा है। देखो 30% का मतलब क्या हुआ कि जो 30 ग्राम है आपके पास, 30 ग्राम क्या है आपके पास, NaOH है। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, एक्वस का मतलब इसमें वाटर होगा, तो वाटर कितना हो जाएगा 70 ग्राम, क्योंकि टोटल कितना है 100 है, परसेंट का मतलब 100। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो नंबर ऑफ मोल्स में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको और एक्सटेंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय फिर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस यहाँ पे वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता है। वेट NaOH का 30 है, मोलर मास कितना होगा, मोलर मास इसका हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, तो इसका आंसर हो जाता है 40। तो हो जाएगा 30/40 डिवाइडेड बाय 30/40 प्लस 70 वाटर का मोलर मास होता है 18। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 4/3 का मतलब होता है 0.75%, 0.75 का जाएगा ये, डिवाइडेड बाय ये भी यही हो जाएगा 0.75 प्लस अब जो इसका निकालेंगे हम लोग किसका, ये 70/18, तो ये 70 डिवाइडेड बाई 180 ये हो जाएगा लगभग 3.88। ठीक है, 3.88। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 75 डिवाइडेड बाई ये आंसर होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3.88 प्लस 0.75 ये आ जाएगा लगभग 4.63। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जगह 0.75 डिवाइडेड बाई 4.63, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लगभग 0.16 सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। तो
73 का आंसर हो जाएगा ए। आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मोल फ्रैक्शन में इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग 74 में आपको वॉल्यूम में दिया हुआ है, लीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लीटर में क्या लिखा है, हाइड्रोजन है H2 प्लस क्लोरीन है Cl2 गिव्स, ये बन जाएगा HCl। तो वॉल्यूम में कभी भी हम रेशियो देखते हैं 1:1:2, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, इसका है 22.4 लीटर, 22.4 और इसका है 11.2। तो अब इन दोनों में लिमिटिंग कौन सा होगा, इसमें लिमिटिंग कौन सा माना जाएगा, जो कम अमाउंट में होता है। क्लोरीन यहाँ पे लिमिटिंग माना जाएगा क्योंकि कम है, तो इसका 1 जो कम होगा उसको लिमिटिंग माना जाएगा, तो इसका इसका डबल हो जाएगा 2 इंटू 11.2। 11.2 मतलब 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर का मतलब हो गया 1 मोल, इसका मतलब होता है 1 मोल। तो इसीलिए 74 का जो आंसर है वो कितना माना जाएगा, 1 मोल, यानी 22.4 लीटर, और मोल के टर्म्स में 1 मोल। 74 का आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 75। 75 में देखो, अगर आपको मैक्सिमम एक्टिव मास पूछा है या मैक्सिमम एक्टिव मास का मतलब मोलैरिटी, तो इसमें देखो वॉल्यूम सबके लिए सेम है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर सबके लिए सेम है, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उसका एक्टिव मास या मॉलिक्यूलरिटी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम हाइड्रोजन का निकालते हैं तो कितना आता है, 4/2 इक्वल टू 2 मोल। अगर हम नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 14/28। 14/28 का मतलब 0.5, हाफ हो जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद अगर हम आते हैं CO2 पे, तो CO2 में कितना दिया हुआ है आपको, ऑक्सीजन का निकालते हैं पहले। ऑक्सीजन का कितना होता है, 32/32, क्योंकि इसका मोलर मास भी 32 होता है, तो 1 आ गया। और CO2 होता है आपका 44, लेकिन इसके मास दिए हुए 11, 11/44, तो इसका आंसर लगभग 0.25। तो सबसे ज्यादा किसका माना जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन का। तो ए इज राइट आंसर। तो क्योंकि वॉल्यूम सबका सेम है, तो मोलर मास, एक्टिव मास का मतलब मॉलिक्यूलरिटी, एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मॉलिक्यूलरिटी आप निकाल सकते हो। तो जो एक्टिव मास है, जनरली एक्टिव मास का मतलब होता है क्या, मॉलिक्यूलरिटी। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 हो चुका है। अब ये क्वेश्चन हो चुका है अभी। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको क्या करना है कि आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों दी हुई है, और आपको पूछा है रेट कांस्टेंट। पहला वाला क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरा वाला क्या दे रखा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और आपको क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट, सॉरी, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2.38 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 8.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अगर आप इस -4 को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 23.8 डिवाइडेड बाई 8.15, तो इसका आ जाएगा लगभग 2.92, इसीलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 2.38 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 + 5 डिवाइडेड बाई 8.15। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 2.92, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 87। 87 में देखो K1 K2 का किया हमने, तो पहले केस में क्या करोगे आप, देखो ये आपको दिया हुआ है KP, ठीक है, और आपको ये वाली वैल्यू पूछी हुई है। इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि सबसे पहले देखो इसको मैंने रिवर्स कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। जैसे आप इसे रिवर्स करोगे, रिवर्स करने पे ये केपी का क्या हो जाएगा, 1/KP हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स करने पे क्या होगा, देखो N2O5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2NO2 प्लस हाफ O2। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए 2NO2। अब हमें किससे क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Kp है किसकी पावर में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/KP इसकी पावर 2। तो आंसर हो जाएगा C। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये सेम आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, तो 87 का आंसर C। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ Kp एंड Kc। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पे पहले ये पता होना चाहिए रिलेशन क्या है। Kp इक्वल टू होता है Kc एंड RT, इसकी पावर हो जाती है डेल Ng। तो आपको डेल Ng निकालना है। डेल Ng होता है, गैसियस फॉर्म में होता है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, रिएक्टेंट के कितने हैं 1 + 1 2 है, तो ये हो जाएगा 1 - 2, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो अब इसको अपॉन में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा Kp/Kc इक्वल टू RT, इसकी पावर कितनी हो गई -1। -1 का मतलब ये अपॉन में चले जाएगा, तो ये जाएगा 1/RT। तो इसीलिए A इज राइट आंसर। तो 1/RT का मतलब A इज राइट आंसर। तो पहले फॉर्मूले में पुट करना है, मेन यह गैसियस फॉर्म में है, ये सबके सब गैस में लिखे हैं, इसलिए हम इसको सबको इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ये 89 क्वेश्चन है। 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.2 मोल ऑफ आयोडीन, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें भी रेशियो वाला हिसाब है, देखो H2 होगा प्लस I2 हो जाएगा, गिव्स 2HI हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपका ये 15 मोल दिया हमने आपको 15 मोल, और ये कितना दे दिया आपको 5.2 मोल दे दिया। अब वो कह रहा है कि जैसे इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम जैसी कंसंट्रेशन ऑफ HI फॉर्म, जैसे इक्विलिब्रियम आएगा इसके 10 मोल आ जाएंगे। ठीक है, सपोज हमने कहा इक्विलिब्रियम से पहले ये था, इक्विलिब्रियम आने पे इसका x चला गया, यहाँ पे भी इसका x चला जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 2x। लेकिन 2x की वैल्यू उसने कितनी लिखी है 10 मोल। तो यहाँ पे जो HI की वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 मोल। 10 मोल, 10 मोल का मतलब क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 10/2। 10/2 का मतलब 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से H2 कितना लेफ्ट होगा, देखो H2 लेफ्ट कितना होगा, तो H2 कितना था पहले 15 था, और 15 में से 5 यहाँ से निकल गया, तो H2 कितना बच गया 10। I2 कितना बच गया, I2 पहले था 5.2, और बाद में कितना रह गया -5, तो अब इसमें कितना बच गया 0.2। और HI फाइनली इक्विलिब्रियम के बाद कितना बना है 10। अब इसमें फॉर्मूले को पुट कर दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है यहाँ पे HI, तो HI की पावर हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा HI × I2।
सॉरी H2 इंटू I2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। इसकी वैल्यू होती है 10⁻² डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.2। अब क्या होगा कि एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 10.2, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये 50 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 50। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 89 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद है 89 के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 90 क्वेश्चन पे। 90, ठीक है। 90 क्वेश्चन क्या है, देखो 90 क्वेश्चन है आपका कि ये ए से कन्वर्ट हो रहा है बी में। देखो ए टू बी में क्या है, K1 है, बी से सी में क्या है, K2 है, सी से डी में क्या है, K3 है। अब अगर हम इसको तीनों को ऐड करते हैं 1 2 3, अब तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इनको तीनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, ए टू बी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ बचेगा ए इक्वल टू डी। जब हम ऐड करते हैं तो कांस्टेंट किस में चली जाती है, मल्टीप्लाई में। तो जाएगा K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3। ठीक है, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो जैसे अगर हम इन इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद है 96। 96 में देखो इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे के सी इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सी है लेकिन इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे। डिवाइडेड बाय ए है लेकिन ए का कितना कोफिशिएंट लिखा हुआ है, 3, इसके आगे 3 लिखा है, ये इसकी पावर में चले जाएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ पे बी है और b के कोफिशिएंट कितना लिखा है, 2, ये इसके पावर में चला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी वाला आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा c अपॉन ए रेज टू द पावर 3 और b रेज टू द पावर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97। 97 में आपको पूछा है व्हाट इज द एक्टिव मास। एक्टिव मास अभी हमने कहा इसकी मोलैरिटी निकालनी है आपने। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम लीटर में दिया है तो लीटर को ml में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास निकालना है हमने, तो मोलर मास कैसे निकलेगा, एच आई का, एच का 1 होता है, आई का कितना दिया है 127, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 128। ठीक है, और आपको मास एच आई का कितना दिया है 64, यहाँ पे हो जाएगा 64 इंटू 1000 अपॉन 128 इंटू 2 इंटू 1000। ये 1000 से 1000 तो कट जाएगा पहले। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये आ जाएगा 64 1 जा 64 2 जा 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। 0.25 मीन्स डी इज राइट आंसर। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद 97 के बाद 98। 98 कहता है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक क्यों होता है। तो डायनामिक क्यों होता है, क्योंकि बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होंगे, सेम स्पीड से चलते रहेंगे, तो कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है ये आपस में क्या होता है, सेम होता है, तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहती है।
इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, डायनामिक कहते हैं। इसमें रुकता नहीं है, स्टैटिक वाला नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन आपस में चेंज होते जाएंगे, तो इसीलिए ये डायनामिक है। तो 98 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्या कहता है कि अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम में ग्राफ खींचते हो तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो सी आंसर होगा। क्यों? अभी हमने कहा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर से आ रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। जो ये नीचे से आ रहा है ये कौन सा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो से स्टार्ट होगा और जो रिएक्टेंट है वो हाईएस्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो गया, दोनों का स्पीड सेम हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे देखो एक टाइम के लिए सेम हुआ बाकी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी यहाँ सेम हुआ बाकी नहीं हुआ, यहाँ पे भी यहाँ पे सेम हुआ बाकी नहीं हुआ, तो उसको हम नहीं मानते, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। और लास्ट क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन कि अ रिवर्सिबल रिएक्शन हैविंग टू रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम में, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल, तो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया है, इससे रेट कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप कंसंट्रेशन डबल करो ट्रिपल करो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए डी आंसर है। ये जो कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केवल किससे अफेक्ट होता है, टेम्परेचर से, बाकी से नहीं होता। तो इस तरीके से आपका ये पूरा फिनिश हो गया। थैंक यू।